गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ भारत। आज 26 दिसंबर 2025 है। रात के 9:30 बज रहे हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। और इसके बाद 1 महीने बाद भी अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो इस वीडियो में बात बोली गई बातें एप्लीकेबल होगी उसके ऊपर, गिवन द कंडीशन कि वो थोड़े स्पीड में काम करे। स्पीड में काम करोगे तो 1 महीने बाद भी ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीलिम्स माइंडसेट। प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करते समय आपकी क्या माइंडसेट होनी चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 8 स्किल्स। 8 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, जिसको आप रहोगे करोगे तो आप प्रॉपरली प्रीलिम्स के मोड में आओगे। एंड प्रीलिम्स का परफॉर्मेंस मतलब जो वो 2 आवर्स एंड 2 आवर्स के जो 2 सेशंस मिलेंगे आपको एग्जाम देते समय, उस समय आपका परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट, आज मेरे यूट्यूब पर नियरली कंप्लीटली 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आप इसमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। एज ऑल्सो अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कुछ डिस्कशन चाहिए उसके ऊपर, तो इस वीडियो के पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि 5 मंथ्स का प्लान क्या होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, जो फर्स्ट जो आगाज़ होता है चीज़ों का, वो आगाज़ ये वीडियो है। उसके बाद से ही आपको बाकी सारी वीडियो का रेलेवेंस समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने कहा था कि दिस इज़ ओनली अ ब्रॉड ब्रॉड प्लान। इस ब्रॉड प्लान के बाद क्या होगा कि माइक्रो जो वीडियोस होंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, उसमें मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो ये उसी डायरेक्शन में पहला स्टेप है जहाँ मैं स्मॉल टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियो बनाना शुरू कर दिया है मैंने। ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट्स का है, इसको आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एजेंडा। देखिए, हमें दो तरीके का माइंडसेट चाहिए। जो माइंडसेट है उसको दो एरियाज में डिवाइड करेंगे अपन। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज प्रिपरेशन। नाउ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि 24 मई, जिस दिन आपका पेपर है, तो उस दिन सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 का जो टाइम होगा, एंड उसके बाद 2:30 से लेकर के 4:30 का जो टाइम होगा, इन दोनों ड्यूरेशन में जो आपका माइंडसेट है, दैट माइंडसेट इज परफॉर्मेंस माइंडसेट। एंड सेकंड इज प्रिपरेशन माइंडसेट। आज 26 तारीख है और हमें 23 मई तक जो है, 26 दिसंबर और 23 मई, तो इस ड्यूरेशन का जो माइंडसेट है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन का माइंडसेट। तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन के बारे में। एंड परफॉर्मेंस का जो डिस्कशन होगा हम ये बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला पॉइंट है विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ। मेंस में आपको चाहिए होता है डेप्थ एंड प्रीलिम्स में चाहिए होता है आपको डेप्थ प्लस विड्थ। लेकिन विड्थ कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अलवर अलवर एंड नयनार, ये दोनों क्या हैं? अलवर एंड नयनार क्या चीज़ हैं? तो हमें पता है कि अलवर एंड नयनार नयनार क्या है? भक्ति सेंट्स हैं। ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे तो जो नयनार हैं ये शिव के हैं और जो अलवर होते हैं वो वैष्णव के हैं। तो फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि अलवर एंड नयनार कौन है, तो दीज आर भक्ति सेंट्स। सेकंड लेवल आप देखेंगे तो कौन है? सेकंड लेवल हो गए कि ये शिव एंड जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। और इसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट डेप्थ में जा रहे हैं। यूपीएससी ने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा कि ये दोनों कौन हैं, और उसको ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? भक्ति सेंट्स। मतलब यूपीएससी पहले स्टेप में ही रुक गई, वो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में गई ही नहीं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो जिस चैप्टर में डिस्कस करा हो गया है अलवर है नया नया, उस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर ही बता दिया गया है कि भक्ति सेंट्स हैं। तो विड्थ ग्रेटर देन डेप्थ, इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, मैपिंग, एटसेट्रा, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिएवल इंडिया, एंसेंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, हर एक चैप्टर का आप एटलीस्ट एक या दो रीडिंग लगाएंगे ही लगाएंगे। एंड इसमें जो सुपरफिशियल, जो सबसे सरफेस लेवल पे जो टर्म्स दे रखे होते हैं, कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, उसका आप नोट्स बनाएंगे एंड उसको आप मेमोराइज करेंगे। एक बार यूपीएससी ने ऐसे ही एक बार पूछ लिया था कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आर्टिकल 14 आता है, और आर्टिकल 14 के बाद उसके ऊपर एक्सेप्शन आने लगते हैं काफ़ी सारे। फिर जब आप फर्दर फंडामेंटल राइट्स का एनालिसिस करते हो तो आर्टिकल 14 में और क्या क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल आने लगती हैं। तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही कोई टॉपिक आपके सामने स्टार्ट होता है तो उस टॉपिक के डेप्थ में जाने लगते हो, और इससे नुकसान क्या होता है कि पैरेलल जो जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके छूट जाते हैं।
तो पहला आपका ये रहेगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन या सब टॉपिक्स या सब सब टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बारे में आप एक सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, जिससे कि जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप में से किसी ने डिसाइड कर रखा है कि एनेसेंट इंडिया कंप्लीटली छोड़ देना है, मिडियावल इंडिया कंप्लीटली छोड़ देना है, या फिर आर्ट एंड कल्चर कंप्लीटली छोड़ देना है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको कंप्लीटली कंप्लीटली मत छोड़ो, लेकिन आप इसकी एटलीस्ट एक रीडिंग या दो रीडिंग, एंड जो सबसे सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन बुक्स में दे रखा है आप उतना लेकर के जाओ अपने साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है कि यूपीएससी ने है बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा हो, और जिस स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो, सीरियस ना हो, उसने अगर एक या दो रीडिंग करके आ जाएगा, और वो बच्चा जो है वो उस एग्जाम में जो है उस क्वेश्चन को ठीक करके आएगा, लेकिन आपने जो है बाकी सारे एरियाज के 7 या 8 रीडिंग कर ली होगी, और आपने किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया होगा, तो उस सब्जेक्ट का सुपरफिशियल क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट इज कि विड्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेप्थ, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बुक्स में जो ब्रॉड कीवर्ड्स दे रखे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड इज स्कैनिंग स्किल्स। अब देखिए स्कैनिंग स्किल्स दो लेवल पे काम करता है। पहला स्किल्स ये है कि जो आपके पास 1 to 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, तो पेपर जब आपका 9:30 पे आपको पेपर हैंड ओवर किया जाएगा, तो 9:35 तक, यानी कि अगले 5 मिनट तक आपको जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं, इसको सुपरफिशियली आपको इसको देख लेना है, क्वेश्चन को देख लेना है, वेटेज देख लेना है कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने क्वेश्चंस हैं, ये चीज़। और हर एक क्वेश्चन के अंदर ब्रॉडली क्या कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन, ये काम जो है आपको सिर्फ 5 मिनट में करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन के ऊपर एक कर्सरी व्यू जो होता है ना, वो कर्सरी व्यू लेना है और आगे बढ़ना है उसी से। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ स्कैनिंग स्किल्स। सेकंड, स्कैनिंग स्किल्स का एक फायदा ये भी होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि लेट्स से कि अगर आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, पॉलिटी बहुत अच्छा है, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, और लेट्स से कि आपका आईआर वीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आईआर का है, और इस आईआर को मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं है, और क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट भी है, तो अननेसेसरली मैं इस क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपके सामने इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन, मुझे इकोनॉमी अच्छी तरीके से आती है, तो आप उस क्वेश्चन में फर्दर दिमाग लगाने का स्कोप रखोगे। तो स्कैनिंग से दो चीजें होंगी, एक तो ये पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन का रुझान क्या है, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है या फिर आसान है, या फिर इन जनरल क्वेश्चन जो है वो किस तरफ ज़्यादा है, पॉलिटी ज़्यादा है या इकोनॉमी ज़्यादा है। सेकेंडली आप अपना स्ट्रेंथ फैक्टर जो होता है ना उसको सही अलाइन कर पाओगे। थर्ड थिंग इज कि नोइंग व्हाट टू लीव। जो कल वाला वीडियो था मैंने वहां पर भी बताया था कि आप सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में रखिए। वन इज स्ट्रांग, थर्ड इज वीक, एंड बीच में एक कैटेगरी रहेगा वो सब्जेक्ट जिसको आप हल्का सा पुश करोगे तो वो स्ट्रांग बन जाएगा। तो जब ये 3 बकेट्स बनेंगे आपके पास, वीक का, थोड़ा सा पुश का, एंड देन स्ट्रांग का, तो आपके लिए जो है अपना स्ट्रेंथ डिसाइड करना एग्जाम में आसान रहेगा। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन को चूज करना, या कि वो क्वेश्चन सही है, या क्वेश्चन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो या क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उस डिसीजन में ये आपको हेल्प करेगा। मोर ओवर एक बात आपको दिमाग में रहना रखना है कि सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आईआर, ये जो सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट से नियरली 60 क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। तो जब आपको ये पता रहेगा कि इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एज ऑल्सो मेंस में ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगेन आपको क्या करोगे कि जो बाकी एरियाज है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री, मिडियावल इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस पे आप कम काम करोगे। फोर्थ पॉइंट इज स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। ठीक है। तो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि देखिए मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, मेंस में हमारे पास कंपल्सन है कि हम 20 में, जो हमारा GS 1 2 3 4 है, GS 1 2 3 है, उसमें 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम एटलीस्ट 19 क्वेश्चन या 19.5 क्वेश्चन करके आए ही एग्जामिनेशन में। लेकिन यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट 100% या फिर 99% के आसपास ये बन रहा है। लेकिन जो हमारा प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है, उसमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 100 में से 100 करके आए। हो सकता है कि किसी का 95 में हो जाए, किसी का 85 में हो जाए, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 70 में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई स्पीड पे चलें।
सेकेंडली, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज यूपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग होता है विच इज 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दैट इज 2/3, यानी कि 0.66। एंड अगर आप सीसेट में देखोगे तो दैट इज 2.5 अपॉन में 3। तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई होती है। तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में एक बैलेंस लेकर के चलना है। तो स्पीड से आपका ये डिसाइड होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड एक्यूरेसी आपको रखना पड़ेगा, जिससे आप देख पाओगे कि अगर मैंने 70 अटेम्प्ट करे हैं, 80 अटेम्प्ट करे हैं या 85 अटेम्प्ट करे हैं, तो मेरे एग्जैक्ट मार्क्स जो है पिछले 2 या 3 या 4 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग कितने के आसपास गिरूंगा मैं। ठीक है, तो ये स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी जो होगा, ये आप जो आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जहाँ पे जो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज वाइज होते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये आप यहाँ पे डेवलप नहीं करोगे इस चीज़ को, ये आप डेवलप करोगे फुल लेंथ टेस्ट में, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बना हुआ होता है क्वेश्चन पेपर। तो उस पेपर में आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्रिएट करना है। एज ऑल्सो उसके लिए आपको अपने अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप करना है। देन वी हैव क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए प्रीलिम्स में क्या है, हमारे पास 100 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, बट वो जो 100 क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली यूपीएससी 100 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, दे आर आस्किंग नियरली 350 क्वेश्चंस। आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत भारी होता है। एज ऑल्सो मैच द कॉलम में जो दे रखे होते हैं कॉलम्स, उसमें जो रोज रोज दे रखे होते हैं मैच करने के लिए, तो आप देखोगे समटाइम जो टॉपिक्स होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ऑप्शंस होंगे वो मौर्य एम्पायर के ही होंगे, या सारे के सारे इन्फ्लेशन के ही होंगे, ऐसा नहीं है। समटाइम्स दे आर मेकिंग टैक्स, देन इन्फ्लेशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन दे मे बी टॉकिंग अबाउट लेट्स से जीएसटी। तो अब ये देखो कि इनके सामने जो ऑप्शंस होंगे वो भी वेरी करेंगे। तो दे आर नॉट आस्किंग 100 क्वेश्चन, दे आर आस्किंग 350+ क्वेश्चन। ठीक है, तो 350+ क्वेश्चन के लिए ना टू टू आवर्स जो होता है कम पड़ जाता है कई लोगों के लिए एक सिंगल रीडिंग के लिए। देर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू एटलीस्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस। तो क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जो आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम मिलता है, दैट टाइम इज नियरली 30 to 40 सेकेंड्स। तो जो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, देर आर पीपल जो उसको 10 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं। एंड समटाइम जो 4 स्टेटमेंट वाले या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट या असर्शन होता है हमारे पास, या फिर जो पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सॉल्व करने में नियरली 60 सेकेंड्स या फिर समटाइम्स 90 सेकेंड्स भी लग सकता है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होगा कि आपको एकदम से क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक आपको आता है या टॉपिक नहीं आता है, ये टॉपिक आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, ये आपके क्वेश्चन को देखने के 5 सेकेंड के अंदर आपको 50% डिसीजन ले लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे आगे बढ़ना है लेकर के, या इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर देना है। तो लेट्स से कि आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 सेकेंड का एक एवरेज टाइम है। तो जब आप क्वेश्चन की पहली रीडिंग करोगे, पढ़ रहे होगे उसको, तो विद इन 5 सेकेंड आप ये डिसीजन जो है ना, 50% डिसीजन कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना है, स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स में ही ये वो डिसीजन लो। एंड जब उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखो पूरे क्वेश्चन के पढ़ने के बाद एलिमिनेशन टेक्निक से या फिर नॉलेज से कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे या नहीं करोगे। रिमेनिंग 50% आफ्टर रीडिंग द फुल क्वेश्चन एंड स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में आपको 50% डिसीजन ले लेना है। देन नोइंग द कीवर्ड्स और आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स। देखिए जो सिंपल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कैट का एग्जामिनेशन है, जैट का एग्जामिनेशन होता है, वहां पर क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को अगर उनको नेगेटिव बनाना होता है, तो व्हाट दे डू कि वो जो पूरा स्टेटमेंट होता है, उस पूरे स्टेटमेंट के ही वो लोग फैक्चुअली गलत लिख देते हैं, या फिर नॉट वर्ड यूज कर देंगे, या फिर इज नॉट लिख देंगे वहां पे, या फिर आर नॉट लिख देंगे। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। यूपीएससी क्या करता है कि जानबूझ करके एडजेक्टिव यूज करता है उसके अंदर, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर मॉडिफायर्स यूज करेगा, ओनली, ऑलवेज, नेवर, एटसेट्रा। तो आप जो है ना क्या करते हो, ऐसे वर्ड्स को ना कॉमन सिंपल कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स कंसिडर करते हो। आप ये समझिए कि जो ये वर्ड्स होते हैं ना आइडेंटिफिकेशन वाले, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, विच आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफायर्स, ये मॉडिफायर्स क्या करते हैं कि सेंटेंस पूरा सही लिखा हुआ है, लेकिन उस सिंगल सेंटेंस ने, सिंगल वर्ड ने उस पूरे स्टेटमेंट को एक एक्सट्रीम शेप दे देते हैं। ठीक है, और उस एक्सट्रीम शेप होने की वजह से या तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है या वो गलत हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, ये जो वर्ड्स होते हैं ओनली, ऑलवेज, इसको जो है आप एक जनरल इंग्लिश का वर्ड ले लेते हो। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट देते समय या पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स सर्च करने हैं और उनके सिनोनिम सर्च करने हैं जो यूपीएससी आज तक अपने पेपर में डालता हुआ आया है।
तो दिस कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट टाइम्स आपके पास उस टॉपिक को लेकर के समटाइम्स नॉलेज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, या समटाइम्स पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन देन रिकॉलिंग। देखिए मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें दे आर गिविंग यू अ फुल लेंथ क्वेश्चन और आपके पास ब्लैंक स्पेस दे देते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के लिए आपको सेंटेंस, आइडियाज, फैक्ट्स, नंबर, कमिटी के रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, इन्फ्लेशन का नंबर, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें याद करनी होती है, उसका सही आर्टिकुलेशन करना होता है, एंड विद इन 6 to 7 मिनट्स उसको अपने पेजेस को भरना होता है उस कंटेंट के थ्रू। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है और जो सही ऑप्शन है वो आपके सामने लिखा हुआ होता है। तो प्रीलिम्स में आपको रॉन्ग ऑप्शन के बीच में राइट ऑप्शंस आपको रखना है, मतलब सर्च करना है। मतलब ये कि प्रीलिम्स में जो है यूपीएससी आपको आंसर लिख करके दे देता है, बस आपको सही आंसर पहचानना है। लेकिन मेंस में क्या चीज़ है, आपको सही आंसर खुद से क्रिएट करना है वहां पर। तो मेंस इज अबाउट क्रिएशन, बट प्रीलिम्स इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन। आपके पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। आपको ढूंढना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये कैसे होगा, ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक से ही होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले जो है ना, 1 2 3 4, तो जो भी आपको लगता है कि ये ऑप्शन वाला गलत है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो उसको डेफिनेटली काट दो तभी के तभी। तो आपका क्या हुआ, जीरो डाउन हो गया 2 3 4 पे। उसके बाद आपको लगता है कि फोर्थ इज गलत, तो फोर्थ को काट दो। तो आपको एलिमिनेशन एक्सप्लिसिटली आपको अपने दिमाग में जोर से बोलना होगा कि मैंने एक ऑप्शन काट दिया है, अभी 3 और बचे हुए हैं। फिर आपने 2 और काट दिए, फिर बोलना है कि 2 और बचे हुए हैं। तो ये जो एलिमिनेशन की घंटी है ना, एलिमिनेशन का जो अलर्टनेस है, ये आपके दिमाग में लगातार बजते रहना चाहिए। और ये कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये आप अपने टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस करोगे। देन फाइनली वी हैव डायमेंशंस क्रिएशन जो होता है। डायमेंशन क्रिएशन इज अबाउट मीन्स। मीन्स में हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट डिफरेंट डायमेंशंस लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशियल, इथिकल, इन्वायरमेंटल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे डायमेंशन हमें मेंस में क्रिएट करने होते हैं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो प्रीलिम्स में हमें डिफरेंट डायमेंशंस को एलिमिनेट करना होता है, एंड एक जो राइटफुल डायमेंशन है उस राइटफुल डायमेंशन तक आना होता है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कहाँ पर होगी, इस चीज़ की प्रैक्टिस भी आपकी टेस्ट पेपर में ही होगी। और कहाँ पर होगी, ये फुल लेंथ में ही होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से किसी ने विजन आईएएस का मैगजीन पढ़ा है, या फिर कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप मैगजीन पढ़ते हो, तो उसमें क्या करते हैं कि दे आर गिविंग अ पर्टिकुलर न्यूज, लेट से कि स्कीम दे रखा है। तो वो स्कीम है, उसके बाद उस स्कीम का नीड क्या है, उस नीड को लेकर के 1 2 3 4 पॉइंट, देन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस को लेकर के 1 2 3 4 पॉइंट, देन क्रिटिसिज्म को लेकर के मल्टीपल पॉइंट्स। देन यहाँ पे साइड हेडिंग्स दे रखी होती है, एंड साइड हेडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है कि जो भी स्कीम आपके सामने आ रहा है, तो जब आप उसका नीड पढ़ेंगे तो जो सिर्फ साइड पॉइंटर्स है ना, आप साइड पॉइंटर्स चलते पढ़ते रहिए, उसका एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए आप। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन वाला काम है ना, ये काम आपको मेंस में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में आपको जो है सिर्फ इतनी ही चीजें चाहिए। ठीक है, सो दीज 8 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज की विड्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेप्थ। आपको विड्थ लेकर के चलना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 या 2 रीडिंग लेनी है, जिससे कि जो सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं बुक में, जो डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे इंफॉर्मेशन दे रखा होता है, वो आप कंप्लीट कर सकें। सेकंड इज स्कैनिंग स्किल्स 2 लेवल पे, जिससे कि आप पूरे पेपर का डिफिकल्टी लेवल एंड पेपर का रुझान क्या है, पेपर का इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो जांच पाए। सेकेंडली क्या क्वेश्चन पकड़ने हैं, क्या छोड़ने हैं, ये समझ पाए। नोइंग व्हाट टू लीव, कहने का मतलब ये कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है और कौन सा वीकली करना है, और इसी चीज़ को आपको एग्जाम में रेप्लिकेट करना है। देन वी हैव स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि ये आप बैलेंस सीखोगे कि मेरा स्पीड जो है 80 85 तक मिनिमम पहुंच जाए, एंड इसमें जो आपकी एक्यूरेसी लेवल है वो 60 65 तक आपकी एक्यूरेसी रहे। देन वी हैव क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली 30 to 40 सेकेंड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। देन कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी बात नहीं है, ये इंग्लिश वोकेबलरी की बात चल रही है, जहाँ पे यूपीएससी इज प्लेइंग विद एडजेक्टिव्स। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिकॉलिंग, एंड देन मेंस में डायमेंशन क्रिएट करना होता है, एंड जो प्रीलिम्स होता है उसमें डायमेंशंस एलिमिनेट करना होता है। तो ये जो इस माइंडसेट के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है आगे की।
देन जैसे कि मैंने कल बोला था कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, जिसमें मैं डेली जो है मोटिवेशनल या फिर कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट वाइज कंटेंट डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एज ऑल्सो दीज आर टू टेलीग्राम चैनल्स, एक CAPF के लिए है और एक UPSC के लिए है, तो प्लीज़ फॉलो दिस ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड नाइट।